फूल और फल का गिरना खेती और बागवानी में एक बहुत ही आम लेकिन गंभीर समस्या मानी जाती है। जब पौधे या पेड़ पर अच्छे से फूल आते हैं तो किसान या बागवान को उम्मीद होती है कि यही फूल आगे चलकर फल बनेंगे और अच्छी पैदावार देंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फूल खिलने के कुछ ही दिनों बाद झड़ने लगते हैं और छोटे छोटे फल भी गिर जाते हैं। इससे मेहनत, समय और लागत तीनों पर असर पड़ता है। फूल और फल गिरने की प्रक्रिया को अगर गहराई से समझा जाए तो पता चलता है कि इसके पीछे केवल एक कारण नहीं, बल्कि कई प्राकृतिक, पोषण संबंधी, मौसम से जुड़े और प्रबंधन से जुड़े कारण होते हैं। सबसे पहले बात करें पौधे की प्राकृतिक क्षमता की। हर पौधे और हर पेड़ की एक सीमा होती है कि वह कितने फूलों और फलों को पोषण दे सकता है। कई बार मौसम अच्छा होने, खाद ज्यादा मिलने या पौधे की अच्छी बढ़वार के कारण बहुत अधिक फूल आ जाते हैं। ऐसे में पौधा खुद ही यह तय करता है कि वह सभी फूलों को फल में बदलने की ताकत नहीं रखता। इसलिए वह कुछ फूलों और बाद में कुछ छोटे फलों को गिरा देता है। ये एक प्राकृतिक चयन प्रक्रिया होती है ताकि बचे हुए फल अच्छे आकार, वजन और गुणवत्ता के बन सकें। इसे प्राकृतिक झड़ना कहा जाता है और यह पूरी तरह से गलत नहीं माना जाता। लेकिन समस्या तब गंभीर हो जाती है जब जरूरत से ज्यादा फूल और फल गिरने लगते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण पोषक तत्वों की कमी होता है। पौधे को फूल आने और फल बनने के समय सामान्य बढ़वार की तुलना में कहीं ज्यादा पोषण की जरूरत होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे बोरॉन, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम बहुत जरूरी होते हैं। अगर मिट्टी में इन पोषक तत्वों का संतुलन बिगड़ा हुआ हो तो पौधा कमजोर हो जाता है। खासकर बोरॉन की कमी से फूल झड़ना, परागण में दिक्कत आना और फल का ठीक से सेट ना होना बहुत आम बात है। कैल्शियम की कमी से भी छोटे फल कमजोर होकर गिर जाते हैं क्योंकि फल की कोशिकाएं मजबूत नहीं बन पाती। मिट्टी की सेहत भी फूल और फल गिरने में बड़ी भूमिका निभाती है। अगर मिट्टी बहुत ज्यादा अम्लीय या बहुत ज्यादा क्षारीय हो जाए तो पौधा मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों को ठीक से एकसी नहीं कर पाता। कई बार खाद मिट्टी में मौजूद तो होती है, लेकिन पीएच सही न होने के कारण पौधे तक नहीं पहुंच पाती। ऐसी स्थिति में ऊपर से देखने पर पौधा हरा भरा लगता है, लेकिन अंदर से वह कमजोर होता है और फूल तथा फल गिरने लगते हैं। सख्त मिट्टी, जिसमें हवा का संचार ठीक से ना हो, वहां जड़ें सही से काम नहीं कर पाती और उसका सीधा असर फूल और फल पर पड़ता है। पानी की भूमिका भी बहुत अहम होती है। फूल आने और फल बनने के समय अगर पौधे को समय पर पानी न मिले तो वह तनाव में आ जाता है। पानी की कमी से पौधे की कोशिकाओं में दबाव कम हो जाता है, जिससे फूल और फल को पोषण मिलना घट जाता है और वे गिरने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर जरूरत से ज्यादा पानी भी उतना ही नुकसानदायक होता है। अगर खेत में पानी भरा रहे या जल निकास सही ना हो तो जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिलती। जड़ें सड़ने लगती हैं और पौधा कमजोर होकर फूल और फल गिरा देता है। बार बार सूखा और फिर अचानक ज्यादा पानी मिलना भी पौधे के लिए झटका होता है, जिससे झड़ने की समस्या बढ़ जाती है। मौसम का अचानक बदलना भी फूल और फल गिरने का एक बड़ा कारण है। अगर फूल आने के समय अचानक तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाए, लू चलने लगे या तेज गर्म हवाएं चलें तो फूल सूख कर गिर सकते हैं। इसी तरह अगर अचानक ठंड बढ़ जाए, पाला पड़ जाए या लगातार बारिश होने लगे तो भी फूल और छोटे फल टिक नहीं पाते। ज्यादा नमी के कारण परागण सही नहीं हो पाता और फफूंद जनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जिससे फूल झड़ने लगते हैं। तेज आंधी और हवा भी फूलों को गिरा सकती है, खासकर उन फसलों में जहां फूल नाजुक होते हैं। परागण की समस्या भी फूल और फल गिरने का एक महत्वपूर्ण कारण है। फूल से फल बनने के लिए नर भाग से मादा भाग तक पराग का पहुंचना जरूरी होता है। अगर किसी कारण से यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती तो फूल फल में बदलने की बजाय गिर जाता है। मधुमक्खियों और अन्य परागण करने वाले कीटों की कमी, लगातार बारिश, बहुत ज्यादा गर्मी या ठंड परागण को प्रभावित करती है। कई फसलों और फलों में परपरागण जरूरी होता है, यानी एक ही किस्म के पौधे से परागण नहीं हो पाता। अगर खेत या बाग में केवल एक ही किस्म के पौधे लगे हों तो फूल गिरने की समस्या ज्यादा देखी जाती है। पौधों के अंदर मौजूद हार्मोन भी फूल और फल को टिकाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन जैसे हार्मोन जब संतुलन में रहते हैं तो फूल फल में बदलते हैं और फल गिरते नहीं हैं। लेकिन जैसे ही पौधा किसी तरह के तनाव में आता है, जैसे पोषण की कमी, पानी की समस्या, ज्यादा गर्मी या रोग कीट का हमला, तो हार्मोनल संतुलन बिगड़ जाता है। ऐसे में पौधा खुद ही फूल और फल गिराना शुरू कर देता है ताकि वह जीवित रह सके। रोग और कीट भी फूल और फल गिरने की समस्या को और गंभीर बना देते हैं। थ्रिप्स, एफिड, जेसिड, मिलीबग जैसे कीट फूलों और कोमल भागों का रस चूस लेते हैं। इससे फूल कमजोर होकर सूख जाते हैं और गिर जाते हैं।
फल मक्खी और अन्य कीट छोटे फलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे वे समय से पहले गिर जाते हैं। फफूंद, बैक्टीरिया और वायरस से होने वाली बीमारियां भी फूल और फल को झड़ने पर मजबूर कर देती हैं। कई बार किसान को पता भी नहीं चलता और अंदर ही अंदर नुकसान बढ़ता रहता है। कई बार गलत खेती प्रबंधन भी फूल और फल गिरने का कारण बनता है। जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन देने से पौधा बहुत ज्यादा हरा भरा और पत्तेदार तो हो जाता है, लेकिन फूल और फल टिक नहीं पाते। गलत समय पर खाद डालना, फूल आने के समय तेज रासायनिक दवाओं का छिड़काव करना या गलत मात्रा में स्प्रे करना भी फूल गिरने की समस्या को बढ़ा देता है। इसके अलावा सही समय पर निराई गुड़ाई न करना, खरपतवार का ज्यादा होना और पौधों के बीच सही दूरी न होना भी पोषण की प्रतिस्पर्धा बढ़ा देता है, जिससे फूल और फल गिरते हैं। ये सब कारण मिलकर फूल और फल गिरने की समस्या को जन्म देते हैं। अगर इन बातों को समय रहते समझ लिया जाए और सही प्रबंधन किया जाए, तो इस नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकता है। आगे के भाग में हम विस्तार से समझेंगे कि फूल और फल गिरने से कैसे बचा जाए, कौन कौन से पोषक तत्व सबसे जरूरी हैं, कौन से घरेलू और वैज्ञानिक उपाय अपनाकर पैदावार बढ़ाई जा सकती है और किस समय कौन सा काम करना सबसे ज्यादा फायदेमंद रहता है। फूल और फल गिरने की समस्या को अगर कम करना है, तो सबसे पहले यह समझना जरूरी होता है कि पौधे को किस समय किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जैसे ही पौधे में फूल आने की शुरुआत होती है, उसी समय से उसकी देखभाल थोड़ी ज्यादा सावधानी से करनी पड़ती है। इस समय अगर जरा सी भी लापरवाही हो जाए, तो उसका असर सीधा फूल और फल पर दिखने लगता है। सबसे जरूरी बात होती है संतुलित पोषण। केवल एक ही खाद पर निर्भर रहना अक्सर नुकसानदायक साबित होता है। पौधे को इस अवस्था में नाइट्रोजन की जरूरत तो होती है, लेकिन सीमित मात्रा में। ज्यादा नाइट्रोजन देने से पौधा पत्तों की बढ़वार में लग जाता है और फूल व फल टिक नहीं पाते। फूल आने से पहले और फूल बनने के समय फास्फोरस और पोटाश की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। फास्फोरस जड़ों को मजबूत करता है और फूल बनने की प्रक्रिया को सही दिशा देता है, जबकि पोटाश फूल और फल को गिरने से रोकने में मदद करता है। इसके साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बोरॉन फूलों के विकास और परागण में अहम भूमिका निभाता है। अगर बोरॉन की कमी हो, तो फूल झड़ने लगते हैं और फल बनने की दर बहुत कम हो जाती है। जिंक पौधे के हार्मोन संतुलन को बनाए रखता है और नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। कैल्शियम फल की बाहरी और अंदरूनी बनावट को मजबूत बनाता है, जिससे फल गिरने की संभावना कम होती है। सिंचाई प्रबंधन पर भी खास ध्यान देना जरूरी है। फूल आने के समय खेत में न तो पानी की कमी होनी चाहिए और न ही पानी भराव की स्थिति बननी चाहिए। हल्की हल्की और समय पर सिंचाई करना सबसे बेहतर रहता है। कई किसान एक साथ ज्यादा पानी दे देते हैं, जिससे पौधे को अचानक झटका लगता है और फूल गिरने लगते हैं। वहीं लंबे समय तक पानी न मिलने से पौधा तनाव में आ जाता है। इसलिए मिट्टी की नमी को देखकर सिंचाई करना चाहिए, न कि केवल तय तारीख देखकर। जहां संभव हो, वहां ड्रिप या स्प्रिंकलर जैसी सिंचाई पद्धतियां फूल और फल गिरने की समस्या को कम करने में काफी मददगार साबित होती हैं। मौसम के प्रभाव से पूरी तरह बचना तो संभव नहीं होता, लेकिन कुछ हद तक सावधानी जरूर बरती जा सकती है। बहुत ज्यादा गर्मी या लू के समय खेत में नमी बनाए रखना जरूरी होता है। हल्की सिंचाई या मल्चिंग करने से मिट्टी का तापमान कम रहता है और पौधे पर गर्मी का असर कम पड़ता है। ठंड और पाले की स्थिति में धुआं करना, हल्की सिंचाई करना या पौधों को ढकना भी फायदेमंद हो सकता है। तेज हवा और आंधी से बचाने के लिए खेत के चारों तरफ हवा रोकने वाले पेड़ या झाड़ियां लगाना भी लंबे समय में मदद करता है। परागण बेहतर करने के लिए भी कुछ जरूरी उपाय किए जा सकते हैं। खेत या बाग में मधुमक्खियों और अन्य परागण करने वाले कीटों को आकर्षित करने के लिए जहरीले कीटनाशकों का उपयोग फूल आने के समय कम से कम करना चाहिए। जहां संभव हो, वहां अलग अलग किस्मों के पौधे लगाना चाहिए, ताकि पर परागण सही तरीके से हो सके। कई बार किसान केवल एक ही किस्म लगाते हैं, जिससे परागण अधूरा रह जाता है और फूल गिरने लगते हैं। सुबह के समय हल्की हवा और सही नमी परागण के लिए सबसे अनुकूल मानी जाती है। हार्मोन संतुलन बनाए रखने के लिए पौधे को तनाव से बचाना बहुत जरूरी होता है। जब पौधा स्वस्थ रहता है, तभी उसके अंदर हार्मोन सही मात्रा में बनते हैं। कुछ किसान फूल और फल गिरने से बचाने के लिए ग्रोथ रेगुलेटर का उपयोग भी करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना चाहिए। गलत मात्रा या गलत समय पर किया गया छिड़काव फायदा करने की बजाय नुकसान कर सकता है। इसलिए बिना जरूरत के या बिना जानकारी के किसी भी हार्मोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। रोग और कीट नियंत्रण भी फूल और फल गिरने से बचाने में अहम भूमिका निभाता है। फूल आने के समय खेत का नियमित निरीक्षण करना चाहिए। जैसे ही थ्रिप्स, एफिड, जैसिड या अन्य कीट दिखाई दें, तुरंत हल्के और सुरक्षित उपाय अपनाने चाहिए। शुरुआत में जैविक या कम जहरीले उपाय ज्यादा बेहतर रहते हैं, ताकि परागण करने वाले कीटों को नुकसान न पहुंचे।
अगर बीमारी या कीट ज्यादा फैल जाएं तो ही रासायनिक दवाओं का सहारा लेना चाहिए, और वह भी सही मात्रा और सही समय पर। खरपतवार नियंत्रण भी बहुत जरूरी होता है। खरपतवार मिट्टी से पोषक तत्व और पानी चुरा लेते हैं, जिससे फसल को सही मात्रा में पोषण नहीं मिल पाता। फूल और फल बनने के समय अगर खेत में ज्यादा खरपतवार हो तो उनका सीधा असर फूल झड़ने पर पड़ता है। समय पर निराई गुड़ाई करने से न केवल खरपतवार खत्म होते हैं, बल्कि मिट्टी में हवा का संचार भी अच्छा होता है, जिससे जड़ें मजबूत बनती हैं। कई बार गलत छंटाई भी फूल और फल गिरने की वजह बन जाती है। जरूरत से ज्यादा या गलत समय पर की गई छंटाई से पौधा तनाव में आ जाता है। फलदार पेड़ों में छंटाई हमेशा सही मौसम और सही तरीके से करनी चाहिए, ताकि पौधे की ऊर्जा सही दिशा में लगे। बहुत ज्यादा घनी शाखाएं भी अंदर तक धूप और हवा नहीं पहुंचने देती, जिससे फूल कमजोर हो जाते हैं और गिरने लगते हैं।